अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी अल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर्स का दे चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों क्लासेस ऐसी हैं जिसमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद होती है, लेकिन कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अगर हाइड्रोजन मौजूद हो और दूसरी तरफ आर ग्रुप मौजूद हो तो हम इस क्लास को अल्डिहाइड फैमिली कहते हैं। और कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर आर ग्रुप लगे हुए हो तो इस क्लास को हम कीटोन फैमिली कहते हैं। दोनों की रिएक्टिव साइट एक ही है, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पोलर ग्रुप होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह कार्बोनिल कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करता है और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करती है। दोनों की रिएक्टिव साइट एक ही है, कार्बोनिल कार्बन। अल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहा जाता है। कार्बोनिल कार्बन के अंदर अभी मैं आपको बताया है कि पोलैरिटी मौजूद होती है, जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज। ज़्यादातर एडिंग रिएजेंट जो कि कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम जनरल फार्मूला HNU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एडिंग रिएजेंट कार्बोनिल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा उसके दो पार्ट होंगे। एक उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्ट, और दूसरा इसका पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट होगा वो मोस्टली हाइड्रोजन होगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन भी पोलर रिएजेंट है और एडिंग रिएजेंट भी पोलर है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से एडिंग रिएजेंट के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी, ये OH बॉन्ड, और एडिशन रिएक्शंस में होता ही ये है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन के ऊपर अल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस पे जो भी दो ग्रुप लगे हुए होंगे वो उसी तरह मौजूद रहेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, ये कार्बन के साथ नया बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह इन एडिशन रिएक्शंस में HNU टाइप के एडिंग रिएजेंट का जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखें, एडिशन रिएक्शन उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें आने वाला एडिंग रिएजेंट मुकम्मल तौर पर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ऐड हो जाए और उसके दोनों ग्रुप्स का उसके ऊपर इजाफा हो जाए। कोई भी चीज़ यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगी, सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर भी वैलेंसी खाली हो जाएगी एक, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। कार्बन का एक जो बॉन्ड है वो OH के साथ है, दो अल्डिहाइड या कीटोन पर डिपेंड करते हुए R या हाइड्रोजन के साथ होंगे, और एक जो नया बॉन्ड बनेगा वो एडिंग रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से बनेगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसको हम एडक्ट भी कह सकते हैं। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन्स में होते हैं वो दो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म का नाम है बेस कैटलाइज रिएक्शन और दूसरे का है एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म या एसिड कैटलाइज रिएक्शन। अगर बेस एज अ कैटलिस्ट स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बेस कैटलाइज रिएक्शन कहेंगे, और अगर एसिड कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो हम उनको कहेंगे एसिड कैटलाइज रिएक्शंस। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 12.5 के ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस। सबसे पहले पहली कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है जो दो मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, या बेस कैटलाइज या एसिड कैटलाइज। सबसे पहले हम बेस कैटलाइज रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म देखेंगे। मैं ओवरऑल रिएक्शन अभी आपको बता चुकी हूँ। किसी भी बेस कैटलाइज रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो एडिंग रिएजेंट ऐड होता है उसको हम जनरल फार्मूला दे सकते हैं HNU। न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर ऐड होकर नया बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन चूँकि नेगेटिवली चार्ज है ये HNU टाइप के एडिंग रिएजेंट के प्रोटॉन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। दो चीज़ों का इजाफा हुआ कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बन पे इजाफा हुआ न्यूक्लियोफाइल का
और ऑक्सीजन पे इजाफा हुआ हाइड्रोजन। अब हम ये देखेंगे कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करने वाला बेस कैटलिस्ट है हाइड्रोक्साइड आयन, किन स्टेप से गुजर के ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओवरऑल रिएक्शन हमें स्टेप वाइज डिटेल नहीं बताता, सिर्फ हमें ये बताता है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना। हर बेस कैटलिस्ट HNU टाइप के एडिंग रेजेंट से उसके प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। बेस की डेफिनेशन ये होती है प्रोटोन एक्सेप्टर। HNU टाइप के एडिंग रेजेंट के साथ रिएक्ट करके बेस कैटलिस्ट का हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रोटोन के एक्सेप्ट करने से HNU बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बेस के प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद न्यूक्लियोफाइल में क्या चेंज आया। पहले इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो न्यूक्लियोफाइल की ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोक्साइड आयन ने इस HNU टाइप के एडिंग रेजेंट से उसके प्रोटोन को एक्सेप्ट किया तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियोफाइल पर शिफ्ट हो गए। उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने के बजाय कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, अब मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पहले ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान बाइंड हुआ था इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस के अंदर है। ये जितना अच्छा यहाँ पर इसको डोनेट कर सकता है वो यहाँ पर डोनेट नहीं कर सकता था। तो इस तरह हर बेस कैटलाइज रिएक्शन में जो बेस कैटलिस्ट है वो क्या क्या रोल प्ले करती है। HNU टाइप के एडिंग रेजेंट से उसका प्रोटोन एक्सेप्ट करके उसके न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देती है। अब न्यूक्लियोफाइल बहुत पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, वो फ़ौरन से इस कार्बनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देखें ये ऑपोजिट सेंटर्स है, जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करने के बाद कार्बनिल कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को जैसे ही देगा, ये नया बॉन्ड बन कंप्लीट होते साथ ही कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 पूरी है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ कार्बन के साथ लिंक होकर नया बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। अब आप देख चुके होंगे कि अब न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पर ऐड हो चुका है लेकिन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर अभी कुछ ऐड नहीं हुआ। तीसरे स्टेप में जाकर यही जो ऊपर वाटर फॉर्म हुआ बेस का, इसके पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगी और न्यूक्लियोफाइल जो कि ऊपर वाले स्टेप में कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना चुका है, उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इन्हांस करने वाला बेस कैटलिस्ट मौजूद था। उसके बाद जैसे ही ये प्रोटोन इस वाटर से एक्सेप्ट करेगा, ओ के ऊपर हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास डक्ट जो मैंने अभी आपको ओवरऑल रिएक्शन में बताया था कि ओ पर हाइड्रोजन का इजाफा और कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल। ओवरऑल स्टेप में हमें ये पता नहीं चलता, ओवरऑल स्टेप में हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन जब हमने स्टेप वाइज डिटेल इस रिएक्शन की पढ़ी तो हमें पता चला पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन और HNU टाइप के एडिंग रेजेंट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला काम बेस कैटलिस्ट का क्या है, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देना। फिर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक करना और ऑक्सीजन का नेगेटिवली चार्ज हो जाना। ऑक्सीजन का नेगेटिवली चार्ज होने के बाद वाटर से प्रोटोन का एक्सेप्ट कर लेना और एक नए एडक्ट का बन जाना। इस एडिशन प्रोडक्ट में जो चेंज आया है कार्बोनिल कंपाउंड पर वो ये आया है कि उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ओ के ऊपर प्रोटोन का इजाफा हो गया है और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का इजाफा हो गया। तो इस तरह HNU टाइप का एडिंग रिएजेंट इस तरह से ऐड हो गया कि O के ऊपर H और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कितने स्टेप में ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप मैकेनिज्म है। अब हम बेस कैटलाइज रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म स्टडी कर चुके हैं। अब हम पहली एग्जांपल पढ़ेंगे बेस कैटलाइज रिएक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड HNU टाइप का एडिंग रिएजेंट है। साइनाइड आयन इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोजन आयन इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो आपने पहले जनरल फार्मूला में NU लिखा था जो हर न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और न्यूक्लियोफाइल अब जनरल नहीं रहा हमारे पास। ट्रू एग्जांपल आ गई साइनाइड आयन की। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, जो साइनाइड आयन के ऊपर क्या क्रिएट कर देगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरह आपने ये देखना है कि ये भी पोलराइज बॉन्ड है। ये जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है CN साइनो ग्रुप, ये कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा। ये इस वक्त जो कंपाउंड आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड लिखा हुआ है ये फॉर्मल्डिहाइड है। HC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड क्लास का पहला मेंबर है। इसको मीथानल या मैथानल भी कह सकते हैं। ये जो HCN है हाईली पॉइजनस और अनस्टेबल एसिड है। इसको हम लोगों ने सोडियम साइनाइड और HCl के रिएक्शन से उसी वक्त जनरेट करवाना होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना कि यहाँ पर HCl या एसिड कैटलिस्ट मौजूद है। HCN अनस्टेबल एसिड है, इसको जनरेट करवाने के लिए रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम साइनाइड और HCl का रिएक्शन करवाना पड़ता है। सोडियम क्लोराइड बनने के साथ साथ जो HCN फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है ये। साइनो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जब नया बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं फॉर्मल्डिहाइड में वो तो उसी तरह मौजूद रहेंगे, लेकिन जो नया बॉन्ड बनेगा वो साइनो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान बनेगा। दूसरी तरफ कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, हर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ज़रूर ब्रेक होता है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो नया रिजल्टिंग कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन के बाद बना है इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसके बाद आपके पास अल्डिहाइड का नेक्स्ट मेंबर आ गया, 2 कार्बन कंटेनिंग है। इसको इथेन का डेरिवेटिव मानते हुए इथानल भी कहेंगे और एसिटल्डिहाइड भी कहेंगे। जब ये HCN को ऐड करेगा तो बिल्कुल उसी तरह ही ऐड करेगा जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड ने किया था। कार्बन के ऊपर उसका लगा हुआ CH3 और H ग्रुप तो उसी तरह रहेगा मौजूद। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि साइनो ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाकर इस पर ऐड हो जाएगा। कार्बन की साथ ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर HCN का हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इस वाले एक प्रोडक्ट को हम कहेंगे तो साइनोहाइड्रिन ही, लेकिन ये इथानल का साइनोहाइड्रिन है, इथानल साइनोहाइड्रिन। तीसरी एग्जांपल हमारे सामने एक कीटोन फैमिली के मेंबर की है। कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं। और प्रोपेन 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन का डेरिवेटिव मानते हुए इसको प्रोपानोन भी कह सकते हैं। अगेन रिएक्टिव साइट इसकी कार्बोनिल कार्बन है। HCN ऐसा ही एडिंग रिएजेंट है जैसे HNU टाइप का एडिंग रिएजेंट। साइनाइड आयन इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये नेगेटिव पोल है। ये इसके कार्बन के साथ जब नया बॉन्ड बनाएगा तो साइनो और कार्बन के दरमियान नए बॉन्ड के इजाफे के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनोहाइड्रिन में। O के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड हर एडिशन रिएक्शन में ब्रेक हो जाता है, सिर्फ इसमें इजाफा हुआ है। एसीटोन में H इस तरफ लग गया और CN इस तरह, इस वजह से इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इस कंपाउंड को हम कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये जो भी अभी मैंने रिएक्शंस पढ़ाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन, HCN के एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है उसमें साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन होती हैं। अगर इस साइनोहाइड्रिन में मैं OH को ऊपर की तरफ लिख लूँ और मिथाइल ग्रुप को नीचे, क्योंकि कार्बन टेट्राहाइड्रल है ये ग्रुप कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट चेंज की है। मिथाइल को साइनो की जगह पे ले आई हूँ, साइनो को OH की जगह पे ले आई हूँ, OH को यहाँ पे ले गई हूँ और हाइड्रोजन ये मैंने कार्बन की चेन एक ही जगह पर जो है ना वो स्ट्रेट लेकर आनी थी, इस वजह से मैंने ये इस तरह से कर दिया। कार्बन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप्स वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, मिथाइल, साइनो, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन। इधर भी यही 4 ग्रुप हैं, साइनो, मिथाइल, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन। जस्ट मैंने ये कार्बन की चेन रिएक्शन को कन्वीनियंटली अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक जगह पे लिख लिया है। मैंने CH3 की जगह इधर शिफ्ट की है, साइनो को OH की जगह ले आई हूँ, OH को इधर, बस कार्बन के ये 4 ग्रुप आपको नज़र आने चाहिए। ये कंपाउंड वही है जो भी मैंने रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है कि साइनाइड आयन कार्बन पर ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऊपर हाइड्रोजन का इजाफा होगा। ये
एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है। अब मैं क्या आपको बता रही हूँ कि जब साइनोहाइड्रिन कंपाउंड पानी में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो जो साइनो ग्रुप होता है ये एसिड फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन। साइनो ग्रुप में होता क्या है कि जब हम कंडेंस करके लिखते हैं तो CN की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन असल में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो अमोनिया निकल जाती है, और इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये नाइट्रोजन तो निकल जाएगा लेकिन ये 3 जो इसके जो वैलेंसीज हैं ये खाली होंगी। ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ लिंक हो जाएगी और ये OH जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ, CH3COH फिर H, और ये आपके पास साइनो ग्रुप जो है वाटर की ऑक्सीजन और OH की प्रेजेंस में एसिड फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, जिसको कंडेंस करके लिखें तो COOH। इस बात को एक दफ़ा फिर गौर से देख लें कि जो साइनो ग्रुप था एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में, इसको कंडेंस करके लिखें तो हमें बॉन्ड नज़र नहीं आते, लेकिन एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइज होगा तो नाइट्रोजन खुद तो अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन वाटर की ऑक्सीजन और OH की प्रेजेंस में ये जो 3 वैलेंसीज हैं ये क्या कौन से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगी? एसिड फंक्शनल ग्रुप में, CH3COHH। तो इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सिर्फ किस पर फ़र्क पड़ा? साइनो ग्रुप के ऊपर। वो पहले साइनो ग्रुप की फॉर्म में था लेकिन अब अमोनिया लिबरेट होने के बाद वो एसिड फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो चुका है, C डबल बॉन्ड OOH। एसिड फंक्शनल ग्रुप को हम यूँ भी लिख सकते हैं COOH जब हम बॉन्ड शो नहीं करते। तो इसका मतलब है साइनोहाइड्रिन कंपाउंड जब पानी में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो वो हमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स देते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा पोजीशन पे OH ग्रुप मौजूद है, और इस खास एसिड को जो कि एसिटल साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस से बना है इसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये एक या दो बार पूछा जा चुका है कि एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कैसे चेंज करेंगे। तो एसिटल्डिहाइड का पहले हमने क्या करना है, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनवाना है। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन उस वक्त बनेगा जब हम HCN के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, और HCN एक पॉइजनस और अनस्टेबल एसिड है, इसको जनरेट करवाने के लिए सोडियम साइनाइड और HCl यूज़ होगा। जब एक दफ़ा आपके पास साइनोहाइड्रिन आ जाएगा तो इसकी हमने वाटर की प्रेजेंस में और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो ये हमारे पास अमोनिया अलग हो जाएगा और साइनो ग्रुप वाटर की ऑक्सीजन और OH के साथ एसिड फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, जिसको COOH भी लिखा जा सकता है। ये जो अमोनिया लिबरेट होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉर्म कर लेगी अमोनियम बाइसल्फेट सॉल्ट। आपकी बुक में सिर्फ एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलाइज करवा के दिखाया गया है। आप ये रिएक्शन सब पे प्रैक्टिस करेंगे। एसीटोन का HCN के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमने एसीटोन का साइनोहाइड्रिन बनवाया। मैंने जो है ना OH और मिथाइल ग्रुप की और साइनो की पोजीशन चेंज की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस कार्बन के इर्द गिर्द एक साइनो, दो मिथाइल और OH ग्रुप मौजूद हैं। इस कार्बन के इर्द गिर्द भी दो मिथाइल, एक हाइड्रोक्सी और साइनो ग्रुप मौजूद है। दिस इज साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछला साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलाइज करके बताया है, इसी तरह ये भी हाइड्रोलाइज होगा। नाइट्रोजन वाटर के साथ अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगी और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम बाइसल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगी। ये जो 3 वैलेंसेस खाली हुई हैं इसमें वो कार्बोनिल कार्बन की फॉर्म में और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप की फॉर्म में इसको एसिड फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देगा। ये भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी है और मिथाइल भी है। 2 पे ही हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, तो पेरेंट नेम इसका किस पे एंड हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। चूँकि ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज रिएक्शन के एग्जांपल्स में से एक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोक्सिल आयन इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर में चेंज होगा और साइनाइड आयन को चेंज कर देगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। फिर साइनाइड आयन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर नया बॉन्ड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये वाटर से उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी
और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन। मैंने आपको बताया था हर बेस कैटालाइज रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। पहले न्यूक्लियोफाइल पहले बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इन्हेंस करेगी। पहले उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जब इसका बढ़ जाएगा तो ये कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और आपके पास आ जाएगा साइनोहाइड्रिन। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बेस कैटालाइज रिएक्शंस हमने पढ़े और फिर उनका उसमें पहली एग्जांपल कंप्लीट की, एडिशन ऑफ HCN। अगली एडिशन रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे।